दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे देश की राजनीति के कुछ प्रमुख मुद्दों के बारे में, जैसा कि हम रोज करते हैं। अभय सर नमस्कार। विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं 4 राज्यों में, वैसे 5 राज्यों में होने वाले हैं, 4 राज्यों को ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही है और वहीं के बारे में कई तरह के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बारे में जो कल इंडिया टीवी का सर्वेक्षण आया उसमें कहा गया कि काफ़ी कांटे की टक्कर है, पर कांग्रेस थोड़ी-सी आगे है भारतीय जनता पार्टी से। एक और सर्वे आया लोक पोल करके, एक संस्था है, और उसने ये कहा कि जो तेलंगाना है वहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, उसको 42 से 44% तक वोट मिलेगा, और जो तेलंगाना की जो बीआरएस पार्टी है उसको अधिकतम 41% वोट मिलेगा और शायद 41 से 45 के बीच में सीटें मिलेंगी। तो ये जो अलग-अलग तरह के सर्वेक्षण हैं, वो किस तरह का संकेत देते हैं देश की मौजूदा राजनीति के बारे में? देखिए, ये इन सर्वेक्षणों को हम लोगों को एक खास दृष्टि से देखना चाहिए, और वो ये है कि देश की राजनीति फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक नए दौर में उसने प्रवेश पा लिया है, और वो दौर ऐसा है कि इसमें जो विपक्ष की ताकतें हैं, उन ताकतों को हर जगह प्रमुखता मिल रही है। अब आप तेलंगाना से शुरू कीजिए। तेलंगाना में आप देख रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति के बीच में है। भारत राष्ट्र समिति सत्ता में है, और यहाँ तक कि तेलंगाना के बनने में उसके नेता चंद्रशेखर राव की प्रमुख भूमिका रही है। उनकी पार्टी का नाम ही तेलंगाना राष्ट्र समिति था, टीआरएस था। बाद में उन्होंने उसे भारत राष्ट्र समिति बनाया, और 2 बार लगातार वो चुनाव जीत चुके हैं और अच्छी तरीके से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार जरूर कांग्रेस उन्हें बहुत करारी टक्कर दे रही है, और हो सकता है कि कांग्रेस ये चुनाव जीत भी जाए। जैसा कि आपने सर्वेक्षण बताया, मुझे जो निजी सूत्रों से जो खबरें मिली हैं, वे खबरें भी यही कह रही हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति लगातार तीसरी बार ये चुनाव जीते। अब आप इस चुनाव पर अगर निगाह डालें तो आप पाएंगे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी पहले 2 प्रतियोगियों में कहीं नहीं है। न वो नंबर 1 पे है, न वो नंबर 2 पे है। तो इसका मतलब है वो नंबर 3 पे होगी। तो अगर वो नंबर 3 पे है, तब फिर उसे अगर इस सर्वेक्षण के ऊपर ही जाएं तो कितने वोट मिलेंगे? जब 44% वोट करीब कांग्रेस को मिलते हुए बताए जा रहे हैं और 41-42% भारत राष्ट्र समिति को मिलते हुए बताए जा रहे हैं, तो 84-85% वोट तो ये निबट गए। उसके बाद जो तीसरी शक्ति है उसके हिस्से में कितने वोट आए? उसके हिस्से में आए 15% वोट, ज्यादा से ज्यादा 20% वोट। इसका मतलब है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर गिनी जाएगी तो वो न केवल तीसरे स्थान पे गिनी जाएगी, बल्कि वो तीसरा स्थान दूसरे से भी बहुत दूर होगा। ये चीज थोड़ी भाजपा के लिहाज से ताज्जुब में डालने वाली है, इस लिहाज से कि भाजपा ने पिछली बार लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में 4 लोकसभा की सीटें जीती थी, यानी तेलंगाना में उसका आधार है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो पहले संयुक्त आंध्र प्रदेश था, उसमें ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और भाजपा ने पिछले 5 साल में काफी काम किया है। काम मीन्स सांगठनिक प्रचार प्रसार की कोशिश की है। सवाल ये है वो काम कहां चला गया? उस काम का असर इन चुनावों में क्यों नहीं दिख रहा है? इसका एक बड़ा कारण तो यह है कि चंद्रशेखर राव ने पिछले 6 महीने में वहां पे स्थानीय भाजपा को काफी अपनी राजनीतिक चालों के जरिए तोड़ फोड़ दिया है, और ये चीज नरेंद्र मोदी को पता है कि इन्होंने काफी भाजपा के सांगठनिक आधार को नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए वहां पर भाषण देते हुए वो उनके ऊपर छींटाकशी करके गए कि ये खुद एनडीए में आने वाले थे, जबकि असलियत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको फीलर्स दिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें इस प्रकार के संदेश भेजे जा रहे थे बैक चैनल के जरिए कि आप आ जाइए एनडीए में। और इस तरह के मजबूत क्षेत्रीय शक्तियों के एनडीए में
की एनडीए में इस वक्त बहुत जरूरत है, क्योंकि एनडीए में जो मौजूदा भाजपा के अलावा दूसरी पार्टियां हैं, वो तो उनकी इतनी इतनी खराब हालत है कि वो, मुझे नहीं लगता कि अगले लोकसभा चुनाव में वो 10-15 कुल मिला सारी मिलाकर 10-15 सीटें भी जीत पाएंगी। वो भाजपा को चुनाव जिताने में मदद तो कर सकती है विभिन्न सीटों पे, कहीं कहीं उनकी बिरादरियों के वोट भाजपा उम्मीदवारों के वोटों में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन खुद वो कितना जीतेंगी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसीलिए जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ है, एनडीए है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस के उसके साथ अच्छे संबंध हो जाएं, भारत राष्ट्र समिति के उसके साथ अच्छे संबंध हो जाएं, बीजू जनता दल के उसके साथ अच्छे संबंध हो जाएं, तो ताकि अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो ये पार्टियां जो सीटें जीतेंगी वो लोकसभा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की जुगाड़ करने में मदद कर सकें। लेकिन जो राजनीति ने जो मोड़ लिया है नया, जिसकी मैं देख रहा था, जिस परिप्रेक्ष्य में हमें इस चुनाव को देखना चाहिए, वो मोड़ हमें ऐसा कोई सुराग नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी को अपने इन प्रयासों में कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया तो भाजपा को इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और भाजपा जो मौजूदा एनडीए से ही अपना काम चलाएगी। फिर इन संगठनों की गरज होगी कि वो सत्तारूढ़ भाजपा से और एनडीए से जुड़े या न जुड़े। लेकिन अगर भाजपा को बहुमत से कम सीटें प्राप्त हुई तो ये तमाम क्षेत्रीय शक्तियां इनके विकल्प दोनों सिरों पर खुल जाएंगे। फिर ये सोचेंगी कि भाई भाजपा के साथ जाएं या ना जाएं, या फिर जो पार्टी आगे निकल गई है, इसने भाजपा को घटा दिया है, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वहां और बहुत सी क्षेत्रीय शक्तियां उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी करने की कोशिश करते हुए दिखेंगी। तो तेलंगाना की तो ये स्थिति है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश से भी दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर तो यही है, जैसी कि आपने बताई, कि वहां पर कड़ा मुकाबला है और उस मुकाबले में कांग्रेस जरा सी आगे है, यानी कांग्रेस को हल्की सी बढ़त है। आगे क्या होगा, जैसे जैसे चुनावी मुहिम आगे चलेगी पता नहीं है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है इसके बाद हल्की सी बढ़त होती है, वो थोड़ा और आगे बढ़ती है। लेकिन एक दूसरी खबर आ रही है वहां से कि वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी पराजय की तरफ बढ़ रही है। काफी नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ऊंचे स्तर की है, और अब वो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा आला कमान के रवैये के कारण दो तरफा किस्म की हो गई है। पहली तो ये है कि 18-20 साल की भाजपा सरकार है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है ही, और दूसरी एंटी इनकम्बेंसी उन्होंने जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ जो बदसलूकी की जा रही है, नित्य प्रति उनका जो अपमान किया जा रहा है, उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। वो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर भी गुमसुम ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कोई उनके साथ ना हो। तो उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका जो अपना आधार है, जो 20 साल में उन्होंने बनाया है, और जो मामा जी के नाम से जाने जाते हैं, माना जाता है कि महिलाओं में, स्त्री वोटरों में, लड़कियों में, बच्चियों में उनकी एक तरह की लोकप्रियता है, एक तरह की आत्मीयता उन्होंने उन वोटरों से कायम की है। तो उनके अंदर भी नाराजगी है कि मामा जी की लगातार उपेक्षा हो रही है, और मामा जी का जो अपना कार्यकर्ता आधार है, वो कार्यकर्ता आधार भी इस बात से काफी नाखुश है। तो ये भाजपा के अंदर वाली एंटी इनकम्बेंसी है, और भाजपा के बाहर वाली एंटी इनकम्बेंसी है, यानी भाजपा को एक तरह से दो तरफा एंटी इनकम्बेंसी से वहां पर जूझना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इस सब चक्कर के कारण भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, बशर्ते वो कोई ऐसा संशोधनकारी कदम ना उठा लें और कोई ऐसी रणनीति ना अख्तियार कर लें जिससे वो अभी उनके पास समय है, जिससे वो कुछ थोड़ी बहुत हुए नुकसान की भरपाई कर सकें। एक चीज मध्य प्रदेश के बारे में मैं पूछना चाह रहा था, फिर मैं ये चुनाव सर्वेक्षण पे फिर से वापस आऊंगा कि अगर जैसे शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी को हटाना है तो चुनाव जीत के भी हटा सकते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हुए, लेकिन वो एक तरीके से अगर उनका अपमान कर रहे हैं, उनको कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, मंच पर है उनका नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या ये कुछ व्यक्तिगत खुन्नस वाली बात भी लगती है? नहीं, ये व्यक्तिगत खुन्नस तो उस तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की जो शख्सियत है वो लोगों को नाराज करने वाली या किसी के साथ में सीधी टक्कर लेने वाली शख्सियत नहीं है। वो वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे नहीं है। जब वसुंधरा राजे सिंधिया ने जब 2014 में नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला था, तो वो राजस्थान के अपने सारे एमपी को लेकर राजस्थान भवन में बैठ गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि हमको ठीक से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है, राजस्थान का कोटा पूरा नहीं है, वगैरह वगैरह। मतलब उन्होंने सीधी टक्कर दी थी, और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भिड़ गई थी।
और वो किसी की बात नहीं मानती थी। जब वो वहां की मुख्यमंत्री होती हैं तब वो बाकायदा वहां की एक तरह से राज्य की प्रधानमंत्री की तरह आचरण करती हैं और वो किसी की नहीं बात मानती, न वो आला कमान का आदेश मानती हैं, न वो आरएसएस के किसी निर्देश को मानती हैं। तो वो टक्कर में चली जाती हैं। उनका रवैया, उनका एटीट्यूड कॉन्फ्लिक्चुअल है, मतलब टकराव वाला रवैया है, और उनकी अपनी शैली है, और उनके पास जनाधार है, और एक आत्मविश्वास भी उनके पास है, और वो नुकसान से भी नहीं डरती। एक और खास बात, जहां तक शिवराज सिंह चौहान का सवाल है, वो सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। वो किसी को नाराज करने वाले व्यक्ति नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो उनका उभार हुआ है, वो ओबीसी जाति से आते हैं, और वो उभार भाजपा के अंदर सबको साथ लेके चलने की प्रक्रिया के कारण उनका उभार हुआ है। और तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो नरेंद्र मोदी को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी किस्म की ठेस पहुंचाई होगी। हाँ, ये जरूर है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो जिन 3 मुख्यमंत्रियों को वो नापसंद करते थे, उनमें एक रमन सिंह थे, दूसरी वसुंधरा राजे सिंधिया थी, और तीसरे शिवराज सिंह चौहान थे। वो चाहते थे कि इन लोगों को हटाया जाए ताकि उन्हें अपने लोगों को उनकी जगह नियुक्त करने का मौका मिले। लेकिन आप देखिए कि रमन सिंह तो 2018 में चुनाव हार के पूरी तरह राजनीति से बाहर हो गए, और वसुंधरा राजे जी 2018 में चुनाव हारने के बाद कभी भी भाजपा की राजस्थान की राजनीति में वापसी नहीं कर पाई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान चुनाव हारने के बावजूद फिर उन्होंने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से सरकार बनी भाजपा की, उनके दल बदल करने से भाजपा की सरकार बनी, तब फिर वो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया। और चुनाव से ठीक पहले काफी इस तरह की खबरें चल रही थी कि शायद प्रहलाद पटेल को आलाकमान मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा अध्यक्ष बनाना चाहता है। लेकिन ये खबरें भी परवान नहीं चढ़ी, और फिर शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने रहे। अब तो सब जगह पूरे प्रदेश में घूम घूम कर शिवराज सिंह चौहान नारा लगवा रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, मेरा नाम है शिवराज, ऐसा करके एक नारा जो है लगवा रहे हैं। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक जगह तो उन्होंने मीटिंग में ये भी पूछा, क्या मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं? उसके बाद हंस दिए जब जनता ने अपना हाथ उठाकर कहा। तो शिवराज सिंह चौहान की लड़ाई एक खास तरह की लड़ाई है। वो, उन्हें अपनी पार्टी से बाहर कांग्रेस से संघर्ष करना है, और पार्टी के अंदर भी आला कमान ने जिस तरह से उनको कोने में धकेलने की कोशिश की है, उन्हें उसके साथ भी संघर्ष करना है। अगर शिवराज सिंह चौहान उन्होंने दोनों संघर्षों को जीत लिया, तो मैं समझूंगा उनकी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगी। एक और चीज जो हाल फिलहाल के सर्वेक्षणों में सामने आती है, वो ये कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की चाहे जो स्थिति हो, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो भाजपा को बढ़त रहेगी। जैसे कि जो इंडिया टीवी का सर्वेक्षण है, उसमें ये दिखाया गया है कि तेलंगाना में अगर लोकसभा के चुनाव अभी हुए तो 8 सीटें मिलेंगी बीआरएस को, 6 सीटें मिलेंगी भाजपा को, और 3 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को। तो ये जो एक प्रवृत्ति है भाजपा समर्थक टीकाकारों का, चैनलों का भी, और जो अध्ययन से भी सामने आता है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये हम आमतौर पे इस पे 2018 में जो हुआ था, और उसके बाद 2019 में के चुनाव में जो हुआ, ये उसका बहुत ज्यादा असर है इस प्रवृत्ति के ऊपर। ये प्रवृत्ति उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। 2018 में भाजपा विधानसभा चुनाव हार गई थी, और लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव उन्होंने जमकर जीता था। इस बीच में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता रेटिंग एजेंसियों के जरिए कई तरह से स्थापित की गई, और उसको कभी भी 60-65% से नीचे नहीं जाने दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेता नहीं है या उनकी लोकप्रियता में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि उस रेटिंग को कायम रखने में एक तरह के प्रबंधन की भूमिका भी है, आंकड़ों के प्रबंधन की भी भूमिका है। अभी हाल ही में मैंने नई परख के मंच पे पहले भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन मैं इस बात को बार बार इसका जिक्र करने की आवश्यकता है। ये हमारे और आपके मित्र संजय कुमार हैं, उन्होंने एबीपी चैनल पे मेरी उपस्थिति में और सी वोटर के यशवंत देशमुख की उपस्थिति में ये अवलोकन पेश किया कि भाजपा इस बात को समझ गई है कि 2018 और 19 में जो हुआ था वो 2023 और 24 में उसी तरीके से नहीं दोहराया जा सकता। यानी 23 अगर भाजपा हार भी जाए तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि 24 में वो उतनी ही जबरदस्त तरीके से जीत जाएगी। उन्होंने कहा अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इसीलिए भाजपा की पूरी कोशिश ये है कि वो 2023 को किसी तरह 2018 की तरह हाथ से न निकलने दे, ताकि उसके ऊपर 2024 में 2019 जैसा प्रदर्शन करने का दबाव ना हो।
देखिए, मैं नई परख के विश्लेषण करके बता चुका हूं कि 2019 जैसा प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 11 बड़े राज्यों में 90% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट प्राप्त करना होगा और 6 राज्यों में 46-47% का स्ट्राइक रेट प्राप्त करना होगा, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल है। तत्कालीन परिस्थितियों में ये हो पाया था। आज की परिस्थितियों में कितना हो पाएगा, इसमें 10 या 12% की या 15% की गिरावट भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से 40-50 सीटें नीचे ले आएगा। तो ये भाजपा के सामने एक बड़ी जबरदस्त समस्या है। इसीलिए भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि 2023 का परिणाम 2018 जैसा न हो, कुछ उससे बेहतर किस्म का परिणाम हो। अब वो कितना बेहतर हो, चुनाव क्योंकि मध्य प्रदेश में तो लगता नहीं कि भाजपा अपने मकसद में कामयाब होगी। तेलंगाना में वो वैसे ही काफी पीछे है और पिछले चुनाव में भी 2018 में तेलंगाना में उसने कोई तीर नहीं मारा था। राजस्थान में भी वो चुनाव हार गई थी। इस बार देखिए राजस्थान में क्या होता है। कहा जाता है राजस्थान में एक पार्टी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीतती है लेकिन राजस्थान में जाके अगर आप लोगों से बातचीत करें तो वो कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत सकती है। और छत्तीसगढ़ में तो भाजपा कांग्रेस से बहुत पीछे। हालांकि जो संजय कुमार ने कहा उसके पहले मैं आपकी एक टिप्पणी को जोड़ना चाहूंगा, जिसमें आप बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि अगर कोई बड़ी घटना नहीं हुई जैसा कि 2019 के चुनाव के समय हुआ था, तो संजय कुमार इस पॉइंट को शायद ऐड नहीं कर रहे कि कोई बड़ी घटना हो भी सकती है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसके हो कारण सकता है। देखिए, बड़ी पिछली बार बालाकोट स्ट्राइक की वजह से एक देशभक्ति का एक उछाल भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ था। भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार को का भी फोकस उसके ऊपर किया और उसने उसमें कामयाबी भी हासिल की। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मानना है कि ऐसी प्रवृत्ति होगी तो दोबारा बिल्कुल एकदम वैसा ही फिर से हो जाएगा, हूबहू वो चीज दोबारा दोहराई जाएगी, एकदम फिर से एक तरफा चुनाव हो जाएगा, ये मानना भी उचित नहीं है। भाई इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन हम तो कार्ल मार्क्स की वो कहावत जानते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है तो कैसे कैसे दोहराता है। एक बार वो ट्रेजेडी की तरह दोहराता है, दूसरी बार फार्स की तरह दोहराता है। यानी इतिहास एक बार अपने आप को एक त्रासदी की तरह दोहराता है और दूसरी बार एक प्रहसन की तरह दोहराता है। इसका मतलब ये है कि इतिहास दोहराता है, लेकिन ठीक ठीक उसी तरह नहीं दोहराता है जिस तरीके से उसकी पहले की नकल नहीं होता है बिल्कुल। तो पता नहीं उसका असर कैसा हो सकता है भाजपा को उसमें थोड़ा फायदा मिल जाए, हो सकता पूरा फायदा ना मिले। तो कुछ कहा नहीं आ सकता क्योंकि अभी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जमा है। 2019 में स्थिति ये थी कि विपक्षी दलों की कोई एकता नहीं थी। इस बार विपक्षी दलों की एकता भी भाजपा के खिलाफ है, जो बिल्कुल एक नई पिछले 10 साल की राजनीति की एक नई घटना है। फिर जगह जगह कास्ट सेंसस का माहौल है, उससे बिहार की जातिगत जनगणना से जो माहौल बना है वो भी माहौल एक तरह से परिस्थिति को हवा को बदल रहा है। तो और 10 साल से एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ स्वाभाविक रूप से जमा हो जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। 2019 के मुकाबले महंगाई और बेरोजगारी काफी ज्यादा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि इन सब के बावजूद भी ऐसा हो जाएगा। मैं मान के चलता हूं कि देखिए राजनीति में सब कुछ हो सकता है। अभी लोकसभा चुनाव में काफी दिन है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई मुद्दा मिल जाए इससे वो उत्तरोत्तर लगातार वो उसकी संभावनाओं में इजाफा होता चला जाए और फिर वो जो अप्रैल में वोट पड़ेंगे, मई में सरकार बने, मई में वोट पड़ेंगे, मई में गिनती होगी, तो उस वक्त तक पहुंचते पहुंचते फिर से वो उसी मुकाम पे पहुंच जाए जिस मुकाम पे 2019 में थी। लेकिन इस प्रकार की संभावनाएं तार्किक दृष्टि से देखने पर कमजोर प्रतीत होती है। और इसमें यह भी कहा जा सकता है कि पिछले महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कोशिशें की उसमें वो चीजें नहीं जुड़ती हैं, जैसे महिला आरक्षण को लागू करना या फिर G20 करना। अब देखिए अगर महिला आरक्षण कानून बनते ही उसको लागू भी कर दिया जाता, महिला आरक्षण कानून बनाया गया और भविष्य के ऊपर उसको लागू करना छोड़ दिया गया। अब G20 वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनसे आपके वोट नहीं बढ़ते। मैं ये मानता हूं कि वोट जो भारत के मतदाता है वो पिरामिड की शक्ल में है। जो ऊपर का हिस्सा है यानी ऊपर के 15-20% मतदाता हैं वो पहले से नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित है और G20 ने, महिला आरक्षण ने या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या चंद्रयान, इनकी वजह से फिर से मेरे ख्याल से मोदी जी के साथ हैं। लेकिन जो वो मतदाता संपन्न किस्म के हैं, वो महंगाई प्रूफ भी हैं, वो बेरोजगारी प्रूफ भी है, उन पर चीजों का असर नहीं पड़ता,
उनकी आमदनी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए प्रति महीने के है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि पिरामिड ऊपर सकरा होता चला जाता है ना, तो वहां पे संख्या बहुत कम होती है। उनके वोटों से आप चुनाव नहीं जीत सकते। वो लोग माहौल बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, तो माहौल बनाने में तो मदद करते हैं, लेकिन वो वोट चुनाव नहीं जिता सकते आपको पूरे देश के पैमाने पर। फिर पिछली बार आप देखिए कर्नाटक में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में फिर से अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उतनी ही सीटें दोबारा आ जाएं। ये जो पूरा विचार है कि 2019-2024 में 100% दोहराया जाएगा, इस विचार में मुझे खामी दिखती है। एक आखिरी सवाल मुस्लिम मतों को लेकर है। जो इंडिया टीवी ने जो अपना सर्वेक्षण किया, उसमें उन्होंने एक प्रश्न रखा कि मुसलमान सबसे ज्यादा किस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये सवाल भी थोड़ा अलग तरह के मैसेज देने के लिए है, लेकिन 52% से ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया। तो और आज एक नेता भी वापस लौटे, इमरान मसूद, हालांकि वे क्षेत्र के नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, लेकिन क्या इससे ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें जो कांग्रेस पर निर्भरता है वो समाजवादी पार्टी की बढ़ सकती है, या उसके सामने एक ऐसी तस्वीर आ सकती है कि आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही है अगर आपको सही तरीके से चुनाव जो कमल, नई भारत के मंच पे मैं कई बार कह चुका हूं कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुसलमान समुदाय, मतदाता समुदाय के अंदर कांग्रेस की छवि को बहुत सुधारा है। जो उसका मुख्य संदेश था कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं, वो तो सीधे सीधे मुसलमान मतदाताओं जिनके खिलाफ नफरत की लहर चल पड़ी है पिछले 10 साल में और इस सरकार द्वारा और इस सरकार के समर्थकों द्वारा चलाई गई है, उसी को संबोधित थी। उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, सब जगह मेरा मानना है कि मुसलमान मतदाता कांग्रेस को हमदर्दी की निगाह से देख रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है, अगर मुसलमान मतदाताओं को बंटवारा नहीं चाहिए इंडिया गठबंधन को, तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठजोड़ होना जरूरी होगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का गठजोड़ होना, कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठजोड़ होना बहुत जरूरी होगा। इस बात को कांग्रेस भी समझती है, इस बात को समाजवादी पार्टी भी समझती है, इस बात को आम आदमी पार्टी भी समझती है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मैं ये मानता हूं ऐसा होना चाहिए और ऐसा व्यवहारिक भी मुझे लगता है कि इस कांग्रेस के साथ उसके सीटों के तालमेल की एक पैकेज डील होनी चाहिए। वो डील गुजरात, पंजाब और दिल्ली को लेकर उनकी पैकेज डील होनी चाहिए। अगर ये पैकेज डील हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में भी कुछ सीटें छिन सकती हैं भाजपा से, पंजाब में तो और कोई कुछ जीत ही नहीं पाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा मैदान, और दिल्ली के अंदर भी बहुत कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा भाजपा को। लेकिन क्या बार बार जो ये मुस्लिम मतदाताओं से पूछने का जो तरीका है, क्या सांप्रदायिक तरीका माना जा सकता है या इसकी स्वीकृति होनी चाहिए लोकतंत्र में? देखिए, अगर मुसलमान मतदाता किसको वोट देंगे, उनके मुद्दे क्या हैं, इन तमाम बातों के ऊपर तो बातचीत होती रहती है। अब सवाल इस बात का है कि मुसलमानों को किस दृष्टि से देखा जाए, एक समुदाय के रूप में, एक धर्मावलंबी के रूप में देखा जाए, या विभिन्न जातियों में बड़े समुदायों की तरफ देखा जाए, इस बात के ऊपर हमेशा से ही बहस होती है। और हम लोगों ने जब अभी बिहार की जातिगत जनगणना का विश्लेषण किया था, तो हम लोगों ने कहा था कि भाई वहां पे मुसलमानों को एकाश मोनोलिथिक रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक मजहबी समुदाय के रूप में देखने से परहेज की गई है। तो वो एक अलग तरीका है देखने का, जो कि संविधान सम्मत और सही तरीका है उस तरह से देखने का। अगर देश को आप सांप्रदायिक राजनीति से बचाना चाहते हैं, अगर मुसलमानों को भी उस सांप्रदायिक राजनीति के चक्कर में फंसने से बचाना चाहते हैं, तो उनका जो सामाजिक आर्थिक पहलू है उनके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, उनकी जो मजहबी पहचान है उसके ऊपर कम जोर देना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, लेकिन इस जो सर्वे करने वाले हैं, एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। अगर वो जब वो सर्वे में कहते हैं कि मुसलमान राहुल गांधी को चाहते हैं, तो सोचते हैं हो सकता है हिंदुओं में इसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया हो जाए, तो वो लोग कहेंगे अच्छा ये मुसलमान इसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो हम इसको प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखेंगे। इस प्रकार की उन्हें उम्मीदें होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो मौजूदा माहौल है वो इस प्रकार की जो छिछली और ओछी किस्म की जो तरकीबें हैं, इनके आधार पर अपने आप इनके आधार इनसे प्रभावित होने वाला है नहीं।
तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। हम कल फिर मिलेंगे और प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति के बारे में और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उलझनों, महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर, आज की बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।